हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका माही सर फिजिक्स के इस चैनल में। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज मेधावी के इस कोर्स में हम डिस्कशन करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 2 की, जिसमें हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ये कई सारे चैप्टर्स में काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है, फिर चाहे वो चैप्टर हो एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, फिर चाहे वो चैप्टर हो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो कहीं पर भी वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज हो सकता है बेटा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे ढंग से समझें। चलिए आइए जरा, तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आप चर्चा होगी। एडिशन के अलग अलग मेथड है बेटा, एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहली जो मेथड है यहां पर मेथड 1 टू ऐड, वो क्या है उसे समझिए। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन से समझाते हैं। मेथड 1 का मतलब क्या है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ चलेंगे। आप लोगों ने 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ 2x प्लस x कितना होगा, तब आंसर करोगे सर ये कैसा सवाल है, 3x होगा। x में से x ऐड हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि बताओ 2x माइनस x कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर ये कैसा जो है सवाल हुआ, ये तो आंसर x हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए यहां पर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसमें लिखा हो 2x प्लस y और उसमें ऐड करना हो बेटा आपको x माइनस 2y, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? सर x में x ऐड होगा और y में y ऐड होगा, सो आंसर वुड बी 2x प्लस x 3x हो जाएगा और प्लस का y और माइनस का 2y, आंसर माइनस का y हो जाएगा। हमें समझना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों को, बस अब इसी को आप दिमाग में रखना और यहीं से वेक्टर का फर्स्ट एडिशन हो जाएगा। तो पहला मेथड है बेटा, व्हेन वेक्टर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपको वेक्टर्स हो बेटा गिवन, वेक्टर्स कैसे हो, गिवन इन आई जे एंड के फॉर्म, ठीक है, आई जे एंड के फॉर्म। एग्जाम्पल से बताता हूं, आइए जरा। मान लीजिए पहला सवाल आया, आपके पास एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है बेटा 2i प्लस जे माइनस यहां पर के, एक वेक्टर है बेटा बी जिसकी वैल्यू है i प्लस 2j माइनस 3k। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, बताओ a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल चीज है। अब पहला सवाल है इसलिए पूरा ईमानदारी से एक एक चीज को लिखते हुए करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सेल्फ करते सीखना है और डायरेक्ट करना है बेटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सर सॉल्यूशन में a प्लस बी। अब a की जगह पर आप वैल्यू लिखोगे विच इज 2i, प्लस लिखोगे j, माइनस लिखोगे k, प्लस है तो प्लस लगाया, और b की जगह पर जो वेक्टर है वो लिख देंगे बेटा i प्लस 2j माइनस यहां पर 3k। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। नाउ यहां पे बेटा क्या होगा, ये जो i और i है आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2i प्लस i कितना हो जाएगा, 3i। फिर भैया यहां पे प्लस j प्लस 2j, ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, तो प्लस का 3j एवरीवन। फिर यहां पर देखो ये क्या है, माइनस के, और ये क्या है, माइनस का 3k। माइनस के माइनस 3k, ये दोनों भी माइनस माइनस प्लस होंगे, तो फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस का कितना बेटा, माइनस का 4k। ठीक बात है, सबको समझ आ रही है यहां तक एवरीवन? अब आगे जब इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे बेटा, तो इसी तरह की कहानी होगी। आपको i के साथ i जोड़ना है, j के साथ j जोड़ना है, k के साथ k जोड़ना है। बस वो चेंज क्या करेगा, इसे सुनिए जरा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वेक्टर अपन सेम ले लेते बेटा, वेक्टर अपन सेम ले लेते ताकि थोड़ा समय हमारा बचे। वेक्टर हम सेम ले लेते हैं सर। बस क्वेश्चन में पूछा क्या है उसे सुनो। पूछा हो अगर ऐसा कि 2a प्लस यहां पर मान लीजिए 3b का वैल्यू क्या होगा। अब कुल मिलाकर 2a प्लस 3b का मतलब है सर वेक्टर a में 2 का इंटू कर दो और वेक्टर b में 3 का इंटू कर दो। अब तुम एक बात और जरा ध्यान से सुन लो, जब भी किसी वेक्टर में बेटा अगर कोई स्केलर इंटू होगा
तो उस वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहां पर 2a प्लस 3b है, तो हम लिखेंगे सर सबसे पहले 2a का मतलब क्या हुआ, 2a वेक्टर का मतलब हुआ 2 इंटू वेक्टर a। फिर मैंने क्या कहा, जब पहला दूसरा सवाल होगा सब पूरी प्रॉपर बातें लिखेंगे ताकि आप सीखें एंड देन उसके बाद फिर आप इंप्लीमेंट करें चीजों को। वेक्टर ए की जगह क्या लिखेंगे बेटा आप यहां पर 2i प्लस क्या लिखेंगे j माइनस क्या लिखेंगे k। अब जब 2 से अंदर इंटू होगा तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4i प्लस हो जाएगा बेटा आपका 2j और माइनस हो जाएगा बेटा आपका 2k। एवरीवन, उसी प्रकार से अगर आपको यहां पर 3b वेक्टर चाहिए, इसका मतलब है 3 और b वेक्टर यहां पर ब्रैकेट में इंटू में होगा, और b वेक्टर कितना दिया है बेटा आपको, ये रहा, वैल्यू लिखेंगे i प्लस 2j माइनस 3k। वेन यू आर पुटिंग दिस वैल्यू तो ये आ जाएगा आपका 3i प्लस हो जाएगा बेटा 6j और माइनस हो जाएगा बेटा 9k। अब जो क्वेश्चन आपसे चाहता है कि 2a प्लस 3b का आंसर बताइए, तो 2a की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी बेटा और 3b की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बस इनको उठा के रख दीजिए। तो क्या करना है बेटा, यहां पे लिखेंगे 4i प्लस लिखेंगे बेटा यहां पर क्या 2j माइनस हो जाएगा बेटा यहां पर 2k प्लस फिर आप 3b की जगह लिखेंगे बेटा 3i प्लस होगा यहां पर आपका 6j और माइनस हो जाएगा बेटा 9k। इनको बस सिंपली आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। करें ऐड अपन, तो यहां पे i का i के साथ ऐड होगा तो ये आंसर हो जाएगा 7i, j का j के साथ ऐड होगा आंसर हो जाएगा 8j और 2k का 9k, माइनस का 2k माइनस का 9k, इसलिए हो जाएगा माइनस का 11k। दैट्स ऑल, खत्म। एवरीबॉडी बोलो बच्चों। अब आप इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से थोड़ा मेंटली करना सीखो। जरा देखो आपको बताते हैं कैसे। थोड़ा इसको आप ऐसे मेंटली करना सीखो और वो तरीका होगा कुछ इस प्रकार से। बेटा जी आपको क्या बोला था क्वेश्चन में कि 2a बार प्लस यहां पे 3b का वैल्यू कितना होगा। जो वेक्टर दिए हैं i के, j के और k के कोएफिशिएंट्स तो आपको पता है, और उन कोएफिशिएंट्स में इनटू किसका करना बेटा, 2 का। तो आप नंबर्स लिख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, यह है हमारा MS जुगाड़। ठीक है, जल्दी करने का तरीका। तो अब a के वेक्टर में विच इज 2, अगर 2 का इंटू हुआ तो बेटा ये हो गया 4। फिर इस प्लस j में जब 2 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा बेटा 2, और जब माइनस k में 2 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। एवरीवन, इसके ठीक नीचे 3b लिख लो। 3b कैसे होगा बेटा, 3 का इंटू करना है b वेक्टर में, i के साथ 3 का इंटू होगा 3, इस 2j के साथ इंटू होगा 6 और इस माइनस 3 के साथ इंटू होगा माइनस 9। अब आप ऐड कर रहे हो तो ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करेंगे, 4 3 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, दोनों माइनस माइनस है इसलिए माइनस का 11 हो गया, ये 7 होगा i कैप, ये 8 होगा j कैप और ये हो जाएगा बेटा आपका k कैप। दिस इज द आंसर। खत्म कहानी। समझ गए एवरीबॉडी? इट इज वेरी सिंपल। आपको बेसिक चीजों को समझना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए जरा अब आपको लेकर चलते हैं अगले कहानी की तरफ, उसमें बात करते बेटा। आइए जरा नेक्स्ट एस्पेक्ट पे समझते। तो बच्चों अब मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया जाए और इस एग्जांपल में एक वेक्टर बोला है ऐसे, सर i माइनस 2j और प्लस बोल दिया बेटा k, एक वेक्टर है b जिसकी वैल्यू है बेटा 2i प्लस बोल दिया बेटा j और माइनस बोल दिया 2k। ठीक है, एक तीसरा वेक्टर c क्या होगा सो दैट, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं एक कंडीशन से 3 सवाल बनाता हूं। पहला सवाल बेटा, सो दैट वेक्टर a प्लस b प्लस c की वैल्यू केवल i कैप बचे। ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है यहां पर, सो दैट करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। 2 वेक्टर है बेटा a और b दिए हुए हैं, c की वैल्यू हमें निकालनी है, तीनों को ऐड किया तो बस केवल i कैप बचना चाहिए। उसी प्रकार से b वाले सवाल में बोल रहा है बेटा यहां पर कि 2a में माइनस का b करना है और प्लस का जब आप c करो तो वैल्यू बचना चाहिए i प्लस j।
अब अगला सवाल अगली वाली स्लाइड पे लिखेंगे सेम क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये आपसे क्या चाहता है। बड़ी सिंपल कहानी है, ए दिया हुआ है बेटा, बी दिया हुआ है बेटा, सी निकालना है और कंडीशन है कि तीनों का सम टोटल बस आई बचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सर एडिशन होकर के जे और के दोनों गायब होने चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए सी की वैल्यू में जिससे जे और के कैप खत्म हो जाए। तो बेटा देखो यहां पर जोड़कर देखते हैं क्या कहानी होगी। तो जब इन दोनों जे को आपस में जोड़ोगे, एक तरीका तो है कि पूरा पूरा लिखो, एक तरीका तो एक बेटा पूरा पूरा लिखो। जैसे कैसे, तो ए की जगह आप लिख दो उसके कोएफिशिएंट्स, लिखा बेटा यहां पर 1 -2 और 1। बी की जगह पर कोएफिशिएंट 2 1 -2। सी के कोएफिशिएंट अपने को पता नहीं है, निकालने हैं। बोलो हाँ कि ना एवरीवन। अब जब आप इन सब को जोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप सी का वैल्यू। ध्यान से सुनना कैसे, इन दोनों को जोड़ा कितना आया 3i, इन दोनों को जोड़ा कितना आया माइनस का जे, बोलो बच्चे, और इन दोनों को जोड़ा बेटा कितना आया माइनस का के। ये आया a प्लस बी का वैल्यू, ये आया a प्लस बी का वैल्यू। लेकिन आपको तो आंसर में सी जोड़ करके केवल क्या लाना आई, मतलब ये माइनस जे नहीं होना चाहिए, ये माइनस के नहीं होना चाहिए। तो सी वेक्टर में ऐसा क्या हो कि ये माइनस जे चला जाएगा, वो तो तब जाएगा ना जब यहाँ पर प्लस जे हो, ताकि माइनस जे प्लस जे क्या हो जाए कैंसिल, और प्लस के हो बेटा। अब ये जो 3i है इसमें से कितना घटाओगे कि i बचेगा, तो 3i में से 2i घटाओगे, कौन सा घटाओगे, इसलिए माइनस का 2i। ये देख लीजिए, ये आपका आंसर होगा। अब आप घर पे इसको स्टैंडर्ड मेथड से करिए, लिखिए सब कुछ कहानी और देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना है और आपको सोचना है। थोड़ा देखिए यहां पर जरा अगले सवाल में समझाते हैं। अनयूजुअल मेथड है, हो सकता है पहली बार आप देख रहे हो सकता है आपने किया हो बेटा इस तरह से, लेकिन थोड़ा समझिए, समय बचेगा। तो अपने को चाहिए 2a वेक्टर, a दिया हुआ है, उसमें जब 2 का इंटू होगा तो सारे कोएफिशिएंट्स डबल हो जाएंगे। तो यहां पे जो लिखा i है वो 2i हो जाएगा, -2j -4j और k हो जाएगा 2k। तो लिख देते हैं बेटा 2a के कोएफिशिएंट्स में 2 -4 और प्लस का 2। b में, अब b में एक बात ध्यान से सुनो, क्या लिखा है यहां पर, b के आगे माइनस है, मतलब ये सारे कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, बस माइनस से इंटू हो जाएंगे, तो सबका नेचर बदल जाएगा बेटा। प्लस जो 2i है वो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का जो j है वो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का जो 2k है वो प्लस का 2 हो जाएगा बेटा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ के देख लो, ये आ जाएगा 2a माइनस बी की वैल्यू, ये दोनों आ गया बेटा 0i, यहां पर हो गया बेटा माइनस का 5j और यहां पर आ गया बेटा 4k। लेकिन मुझे आंसर में क्या चाहिए, मुझे ऐसा c का वैल्यू जोड़ना है जिससे वैल्यू क्या बचे बेटा i प्लस j बचे, मतलब c वेक्टर में पॉजिटिव i होना चाहिए ताकि 0 प्लस i होकर के i बचे। अब माइनस के 5j में कितना जोड़ूं कि j बचे बेटा, इसका मतलब है सर 6j जोड़ना पड़ेगा, और k तो चाहिए नहीं, लेकिन यहां पर k बचा हुआ है, इसे गायब करने के लिए c के पास -4k होना चाहिए। दिस इज द आंसर एवरीवन। इतने से में खत्म हो गया, समझे। अब अगर इसी सवाल को तुम स्टैंडर्ड तरीके से करते, मैं वो भी करके बता देता हूं बेटा। इसी सवाल को अगर तुम कैसे करते, स्टैंडर्ड तरीके से करते, तो वो भी मैं करके बता देता हूं कि कैसे आप करते बेटा। एक और सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर सी। मान लीजिए बोला होता 2a वेक्टर माइनस यहां पे लिखा होता 2b वेक्टर और प्लस लिखा होता मान लीजिए बेटा क्या, तो यहां पर से 3c वेक्टर इज इक्वल टू, बचे केवल i प्लस j और माइनस का 2k। ये आना चाहिए, उसके लिए c की वैल्यू क्या होगी, ठीक। स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से हम क्या बोलेंगे सर, 2 एज इट इज रखेंगे, a की जगह पर वैल्यू लिखेंगे i -2j
प्लस के माइनस 2 बाहर, बी की जगह पर 2i प्लस का जे माइनस का 2k, फिर हम लिखेंगे बेटा यहां पर +3, सी की जगह पर हमें लिखना है सी वेक्टर जो कि हमें निकालना है, और आंसर में क्या चाहिए बेटा i प्लस जे माइनस 2k। एवरीवन, अब जब जोड़ा तो देखा बेटा यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका 2i माइनस क्या हो जाएगा बेटा 4j और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2k। एवरीवन, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 4i माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 2j प्लस का कितना हो जाएगा बेटा आपका 4k प्लस क्या हो जाएगा 3c वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज i प्लस j माइनस 2k। एवरीवन, सिंपल है, ये मेथड है बहुत आसान, इसमें टाइम बस थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका आंसर गलत तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आपको समय बचाना यही तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि नीट जैसे जेई जैसे एग्जामिनेशन में टाइम बहुत क्रूशियल होता है। आपको कब समय में ज्यादा बेहतर करना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहां का 2i यहां का माइनस 4i दोनों मिलकर के बचा कितना बेटा माइनस का 2i, यहां का माइनस 4j और यहां का माइनस 2j मिलकर के माइनस 6j हो गया, यहां का प्लस 2k यहां का प्लस 4k प्लस 6k हो गया बेटा, बोलो यस और नो, प्लस 3c बार इज इक्वल टू i प्लस j और माइनस कितना हो गया 2k। अब बेटा यहां पर 3c बार को यहीं रखो और बाकी सब चीजों को i को उधर ले जाओ, j को उधर ले जाओ, k को उधर ले जाओ। तो जब उधर ले गए तो इस i के साथ ये माइनस का 2i ऐड होकर के 3i हो गया, j में ये माइनस का 6j जब इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस होकर के बेटा कितना हो जाएगा 7j, और 6k जब उधर जाएगा तो आंसर में आ जाएगा बेटा माइनस का 8k। तो फाइनली सी वेक्टर आएगा आपका i प्लस 7/3j माइनस 8/3k। ये रहा आंसर, बोलो यस और नो। तो थोड़ा लंबा हो जाता है, बस इतनी सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, एमएस मॉड्यूल, उसको आप सॉल्व करेंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं इसी सवाल को ट्रिक से करके बता देता हूं ताकि आपको उसमें भी आइडिया लग जाए कि भैया हमें सॉल्व तो वैसे करना जैसे आप बता रहे हैं। हमें चाहिए क्या था, रिक्वायरमेंट क्या थी, सवाल क्या था, सवाल था बेटा 2a, यहां पर माइनस क्या था बेटा 2b प्लस 3c, माइनस का था बेटा यहां पे 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k। नाउ अब हम करते हैं जुगाड़ वाला काम, ठीक है ना, अब हम करते हैं जुगाड़ वाला काम, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना हाउस द जुगाड़, ठीक है ना। अब बेटा जी जब 2 को a से इंटू करोगे तो a के सारे कोएफिशिएंट्स 2 से इंटू हो जाएंगे, तो i की जगह पर 2, माइनस 2j का 4 और प्लस k का 2। अब b की जगह पर देखो क्या है बेटा माइनस का 2 है, क्या है माइनस का 2। तो बच्चे माइनस का जो 2 है उससे आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी सर, जब इसमें इंटू होगा माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 4, इसमें माइनस 2 इंटू होगा माइनस का हो जाएगा 2, इसमें माइनस 2 इंटू होगा बेटा हो जाएगा प्लस का 4। ठीक, डन है। अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा ध्यान से सुनिएगा, क्या करेंगे जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आई, वैल्यू आ गई यहां पर माइनस का 2i, यहां पर आ गया बेटा माइनस का 6j, ये कितना आ गया बेटा माइनस का 6j और प्लस का क्या आ गया बेटा यहां पर 6k। अभी समझना ये जो वैल्यू है ये किसकी आई है, अभी ये वैल्यू आई है 2a माइनस 2b की, 2a माइनस 2b की। अब यहां पर तुम्हें वेक्टर तो 3c चाहिए, फाइनल आंसर में क्या चाहिए i, फाइनल आंसर में क्या चाहिए j और फाइनल आंसर में क्या चाहिए माइनस का 2k। i कब बचेगा तुम्हारे पास, i कब बचेगा तुम्हारे पास, जब तुम इस 2i में कितना जोड़ोगे 3i। j कब बचेगा, जब तुम इसमें जोड़ोगे प्लस का 7j, और माइनस 2k कब बचेगा, जब तुम इसमें जोड़ोगे माइनस का 8k। लेकिन इसमें एक चीज और है, ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, ये 3c बार की।
तो यहां से सी बार का वैल्यू 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, i प्लस 7/3 j माइनस 8/3 k, डन, खत्म। तो समझ आया बेटा, ये था पहला मेथड जिसमें आपको कैसे ऐड करना है क्लैरिटी आ रही है। अब क्वेश्चंस और कैसे आएंगे उसे जरा सुनिए जल्दी से। यहां पर कभी सवाल आपको ऐसे दिए जाएंगे बेटा, तो वेक्टर a इज इक्वल टू दिया है आपको 2i प्लस बोल दिया बेटा यहां पर 3j, और साथ ही साथ और बोल दिया बेटा माइनस का 2k, ठीक है। एक वेक्टर आपको बोला बेटा b विच इज इक्वल्स टू i माइनस j और प्लस बोल दिया बेटा k। अब सुनिएगा क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, ठीक है। सवाल आपसे चाहता है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस b, मतलब कि यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, a प्लस बी की डायरेक्शन में। तो पहले तो तुम्हें a प्लस बी निकालना पड़ेगा। जब a प्लस बी निकलेगा फिर उसी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है जी, यूनिट वेक्टर होता है जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं तो फिर वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो मान लेते हैं हम, लेट अस सपोज दैट हम ये कह देते हैं कि a प्लस बी को जब हम जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो c होगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है c यूनिट वेक्टर। होता क्या है c यूनिट वेक्टर, c वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड। पहले हमको c वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो जब आप c वेक्टर को निकालने जाएंगे उसे लिखा जाएगा a प्लस बी, और जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे बेटा तो i का i के साथ एडिशन कितना हो गया 3i, j का j के साथ प्लस का 2j, बोलो यस और नो, और माइनस 2k प्लस k माइनस k। ये तो वेक्टर आया। तो c यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, लिखो वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस के, और बटे में इसी का मैग्नीट्यूड वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जो k के साथ यहां पर वैल्यू लिखी है बेटा माइनस में, वो k के साथ माइनस में लिखा है, तो यहां पर यहां मैग्नीट्यूड में तो हमेशा प्लस ही आता है, ये मैं कल पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, c यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3i प्लस आएगा बेटा 2j माइनस आएगा बेटा k, और बटे में इसका मैग्नीट्यूड जब आप लिखेंगे ये कितना होगा 9 प्लस 4 13 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √14, एंड दिस इज आवर आंसर। खत्म, समझ गए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, फोकस करेंगे आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। सबको क्लियर हुआ। चलिए दूसरी मेथड पर बात करते हैं, मेथड नंबर 2 ऑफ एडिशन, मेथड नंबर 2 ऑफ एडिशन है ना बेटा, और वो मेथड है बेटा आपकी कंपोनेंट मेथड। क्या है बेटा, कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट मेथड। इसमें गिवन क्या होगा, गिवन होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का एंगल बेटा, ठीक है ना। तो वेक्टर गिवन होंगे कैसे, वेक्टर्स यहां पर गिवन होंगे इन पोलर फॉर्म बेटा। कैसे फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर फॉर्म, r कॉमा थीटा, r है उसका मैग्नीट्यूड, थीटा है उसकी डायरेक्शन। तो फिर हमें क्या करना है उसके बारे में विचार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं बेटा। एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर है जो कि यहां पर लिखा हुआ है इस तरह से, डायग्राम बना हुआ होगा। डायग्राम नहीं बना होगा तो इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इंफॉर्मेशन से कैसे बनाना है वो भी मैं आपको समझाता हूं, पहले डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर्स आपको गिवन हो बेटा, मान लीजिए दो वेक्टर्स आपको गिवन हो। एक वेक्टर है यहां पर 4 यूनिट, ये है आपका वेक्टर ए 4 यूनिट एक्स एक्सिस में। एक वेक्टर है आपका बेटा वेक्टर बी, और वो है 3 यूनिट आपका वाई एक्सिस। 4 यूनिट कहां पर है बेटा एक्स में, 3 यूनिट कहां पर है बेटा आपका 3 यूनिट वेक्टर है कहां पर, दिस इज इन योर वाई एक्सिस। अब जब ये वेक्टर्स आपको गिवन है तो यहां पर क्या करना है बेटा, ये लाइन जब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये लाइन जब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन आपने इसके पैरेलल यहां पर ड्रॉ करी 4 के, और एक लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ करी बेटा 3 के। अगर ये 4 यूनिट है तो यहां पर ये 3 यूनिट होगा, बोलो हाँ के ना। अब इस 4 और इस 3 का जो रिजल्टेंट होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा,
किससे निकलेगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से। इसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट कहेंगे। वो होगा अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व होकर अंडर रूट में 25 आएगा, जिससे बाहर आएगा 5 यूनिट। एवरीवन, अच्छा ये रिजल्टेंट कहां होगा, कितने एंगल पर होगा? फ्रॉम 4 यूनिट या एक्स एक्सिस, वो भी निकाला जा सकता है। अगर आपने इसको अल्फा कहा बेटा, तो 10 अल्फा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर होगा 3 और बेस होगा 4। 3/4 जब आपने लिखा तो अल्फा 3/4 कब होता है? जब वो एंगल होता है 37 डिग्री। बोलो हाँ कि ना? चमका। इसमें जब भी कभी तुम वेक्टर का डायग्राम देखो तो ये देखना है बेटा कि कौन से वेक्टर्स हैं जो x और y में नहीं है बल्कि किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। जो एंगल पर इंक्लाइंड होंगे उनके कंपोनेंट्स लेना है और फिर उनका एडिशन करना है। कैसे? आइए समझाता हूं। यहां पर बेटा जी हम यहां पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे वैल्यूज कैसे होंगी। तो यहां पर हमने बात की तो हमें समझ आया। एग्जांपल लेते बेटा, एक वेक्टर है जो कि ऑलरेडी यहां पर मैं इस तरह से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स बना देता हूं आपको समझाने के लिए। बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिए। ओ से एक वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है और वो दिया हुआ है इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू है बेटा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग एट ओ इन द अपवर्ड डायरेक्शन और एक फोर्स है बेटा जो यहां से 5 न्यूटन का लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है बेटा। इन दोनों फोर्सेस का क्या करना है बेटा? हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स कितना लग रहा है एट ओ, दिस इज द रिक्वायरमेंट। दो फोर्सेस हैं पूरे सवाल में। एक फोर्स है अलोंग वाई एक्सिस और एक फोर्स है एक्स और वाई पर समवेयर इन बिटवीन बेटा। तो हमें यह करना पड़ेगा कि ये जो 5 है इस 5 का हमें एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा और वो कंपोनेंट होगा बेटा 5 cos 37। अब जिस किसी ने कंपोनेंट वाली क्लास नहीं देखी, अगर आपने पहली क्लास मिस करी है तो फिर आपको यह समझ नहीं आएगा। यहां पर ये जो आपका कंपोनेंट है, ये वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट टूटेगा वो थीटा की तरफ आएगा बेटा। जो थीटा की तरफ आता है वो कॉस और जो थीटा से दूर जाता है वो साइन। तो यहां पर एक कंपोनेंट इसका होगा कॉस और एक कंपोनेंट होगा बेटा 5 sin 37। एवरीवन, तो चैंपियंस इसे आप रीड्रॉ कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप? इसे रीड्रॉ। अब एक्स एक्सिस में मेरे पास है 5 cos 37 का मतलब है 4/5, तो आंसर आ गया बेटा 4 न्यूटन। कितना आ गया बच्चे? 4 न्यूटन। और वाई एक्सिस में जो 5 sin 37 है ये हो जाएगा 5, यहां पर होगा बेटा 3/5, 5 से 5 कैंसिल 3। अब जब रीड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस में एक ही फोर्स है वो है 4, लेकिन जो वाई एक्सिस है बेटा उसमें एक और फोर्स दिख रहे हैं यहां पे 3 न्यूटन और 1 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। 3 न्यूटन और 1 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो हो जाएंगे दोनों जुड़ करके 4। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से वो कितना आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 आएगा बेटा बाहर, रूट में बचेगा 2। 4√2 न्यूटन इज द फोर्स। बोलो यस और नो। एवरीवन, कंपोनेंट मेथड समझ आ रही है बेटा? और ये कितने एंगल पर होगा? तो यहां पर आप लिखोगे सर 10 अल्फा, परपेंडिकुलर भी 4 है, बेस भी 4 है, वैल्यू 1 आएगी। अल्फा की वैल्यू 1 आ गई मतलब एंगल क्या हो गया बेटा? 45 डिग्री हो गया। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि 10 अल्फा अगर 1 आ जाए तो अल्फा की वैल्यू 135 डिग्री भी हो सकती थी, लेकिन वो तब जब यहां पर 10 अल्फा -1 होता बेटा। अभी तो यहां पर वैल्यू कितना होगा अल्फा का? 45 डिग्री। क्लियर है सबको? समझ में आ रही बेटा बात? तो जब मल्टीपल फोर्सेस गिवन होंगे और वो अलग अलग एंगल्स पे गिवन होंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि सर वैल्यू कैसे निकालनी है।
ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक फोर्स दिया, वो फोर्स दिया आपको 10 न्यूटन और वो दे दिया बेटा यहां से 37 डिग्री पर। फिर आपको यहां पर एक फोर्स दिया बेटा और वो फोर्स दे दिया कितना बच्चों 5 न्यूटन और वो फोर्स यहां से दे दिया 37 डिग्री पर। ठीक चैंपियंस, फिर आपको यहां पर एक फोर्स दिया, फिर आपको यहां पे फिर से एक फोर्स दिया और वो फोर्स दे दिया कितना बेटा 5√2 और यहां से वो एंगल है कितना बेटा 45 डिग्री। बोलो यस और नो। अब इन तीनों फोर्सेस का हमें क्या निकालना है बेटा, रिजल्टेंट निकालना है। एफ नेट कितना लग रहा होगा एट ओ। वेरी सिंपल, मल्टीपल फोर्सेस। अभी तक मैंने 2 का बात किया था, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा 3 का। तो जब इन तीनों के बारे में आप चर्चाएं करेंगे तो आपको क्या समझना है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी फोर्सेस एक्स और वाई में नहीं है उनके कंपोनेंट्स बनाइए एक्स और वाई में। इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे और इसके भी कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। When you draw the components of this बेटा, तब आपको यहां पर चीजें समझ आएगी कि सर ये जो 10 न्यूटन है इसका एक कंपोनेंट होगा 10 cos 37 और 10 cos 37 का मतलब है 10 और cos 37 मतलब 4/5। आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन। इसी 10 का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा बेटा जिसकी वैल्यू होगी 10 sin 37 और 10 sin 37 का मतलब है बेटा 6 न्यूटन। sin 37 3/5 होगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ठीक है एवरीवन, यहां पर आते हैं सर, ये जो 5√2 है इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जिसकी वैल्यू होगी 5√2 cos 45। cos 45 1/√2 होगा, √2 कैंसिल होके बचेगा बेटा 5 न्यूटन। एवरीवन, इसी 5 न्यूटन का एक कंपोनेंट बेटा -x में होगा जिसकी वैल्यू होगी बेटा 5√2 sin 45। आंसर इसका भी 5 न्यूटन आएगा। बोलो चैंपियंस, ठीक बात है। फिर ये जो 5 है इसका एक कंपोनेंट होगा ये वाला जिसे हम बोलेंगे 5 cos 37, वैल्यू जिसकी हो जाएगी बेटा 5 cos 37 मतलब 4/5। तो आंसर आ गया कितना बेटा 4 न्यूटन नीचे की तरफ। और एक कंपोनेंट इसका होगा यहां पे, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, मैं स्पेस नहीं होने की वजह से यहां लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा सर 5 sin 37। वैल्यू लिखा जाएगा 5 × 3/5, कैंसिल करोगे वैल्यू आएगा 3 न्यूटन। इतना कर लेने के बाद में जो ऐड हो रहा है ऐड करिए, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करिए और काम हो जाएगा आपका बहुत आसान। करना क्या है उसे समझिए। ये आपने ड्रॉ किया एक पॉइंट बेटा, ये है पॉइंट O। अब सुनो जरा ध्यान से, 8 न्यूटन लग रहा है राइट में और 5 न्यूटन प्लस ये 3 न्यूटन लग रहा है लेफ्ट में। ये 3 न्यूटन भी तो लेफ्ट में है और ये 5 न्यूटन भी लेफ्ट में है। तो इस जगह पर 8 न्यूटन लग रहा है लेफ्ट में और 8 न्यूटन लग रहा है राइट में। इससे ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो जाएंगे बेटा कैंसिल। ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या हो जाएंगे बच्चे, कैंसिल। अब यहां पर हम चेक करते हैं दूसरे फोर्सेस को। ऊपर लग रहा है एक 5 न्यूटन और ऊपर लग रहा है एक 6 न्यूटन। नीचे की तरफ लग रहा है एक 4 न्यूटन। ड्रॉ करो तो ऊपर वाला 6 और 5 दोनों मिलकर ऊपर हो गए बेटा 11, ऊपर हो गए 11 और नीचे हो गया अकेला 4। अब ये 8 और ये 8 हो गए कैंसिल, जितना राइट उतना लेफ्ट, सो दे कैंसिल ईच अदर। तो फाइनल आंसर में बचेगा आपके पास ऊपर 11 में से नीचे का 4 माइनस होकर के आंसर बचा है बेटा ऊपर का 7। आंसर बचा है बेटा ऊपर का 7। बोलो यस और नो। तो इस पूरे सवाल का फाइनल आंसर कितना था, 7 न्यूटन, और वो कहां आया, ऊपर, मतलब आंसर आएगा अलोंग वाई एक्सिस प्लस जे में। तो कंपोनेंट मेथड से कैसे समझना है, सोचना है, बात समझ आ रही है बेटा, बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ चीजें, कुछ बेसिक्स और बता देता हूं। डायरेक्शन के बेसिक्स को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा सब लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा
डायरेक्शन के बेसिक्स समझा देता हूं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। डायरेक्शन के बेसिक्स में हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा सर, यहां पे ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। क्या होता है बेटा? ऊपर की तरफ नॉर्थ। राइट साइड क्या होता है बेटा? ईस्ट होता है। नीचे की तरफ क्या होता है बच्चों? साउथ। और लेफ्ट की तरफ होता है हमेशा वेस्ट। ओके, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ये कॉपी पर भी ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। अब चैंपियंस, इसमें अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, जैसे अ लाइन विच इज मिड ऑफ, अ लाइन विच इज मिड ऑफ, ठीक है, अ लाइन विच इज मिड ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट, मिड ऑफ वेस्ट एंड साउथ, अ लाइन विच इज मिडिल ऑफ वेस्ट एंड नॉर्थ, मिडिल ऑफ साउथ एंड ईस्ट। यहां पर इसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, एक ही बात है बेटा। ये वाला एंगल होता है आपका 45 डिग्री, इधर से भी एंगल होता है बेटा आपका 45 डिग्री। तो जब जब सवाल में किसी वेक्टर के लिए ये कहा जाए कि वो है एट एन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब है वो नॉर्थ और ईस्ट के एकदम मिडिल में है 45 डिग्री पर। ठीक बच्चे, यहां पर ये वाली जो लाइन है इसको लिखा जाएगा या तो नॉर्थ वेस्ट या फिर बोलेंगे अपन इसको बेटा वेस्ट नॉर्थ, एक ही बात है। यहां पर ये जो पॉइंट है बेटा इसको बोला जाएगा वेस्ट साउथ या फिर साउथ वेस्ट, एक ही बात है। ये तो एक्सट्रीम साउथ हो ही गया बेटा। ये जो पॉइंट है इसको भी हम क्या बोलेंगे सर? साउथ ईस्ट बोलेंगे या फिर ईस्ट साउथ बोलेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, ये अगर जब भी ऐसा बोला जाए तो ये कितने एंगल्स पर होते बेटा? 45 डिग्री एंगल्स पर होते हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए। अब हम जब फिजिक्स में पढ़ते हैं नीट और जेई में, तो अक्सर इस तरह की कहानी लिखी होती है और लिखा होता है एंगल में 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या लिखा होता है बेटा? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये रहा यहां पे नॉर्थ। नॉर्थ से अगर ईस्ट में आओगे, नॉर्थ से अगर कहां पर आओगे बेटा? ईस्ट में आओगे, तो यहां पर देखिए मैं एरो बना के लिख देता हूं, एरो बना के लिख देता हूं, इसको हम बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये क्या होगा बेटा आपका? ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। नॉर्थ का ईस्ट रीजन, क्योंकि नॉर्थ के पास उसका अपना वेस्ट भी है, तो इसको हम बोलेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोलेंगे बेटा? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये जो मैंने एंगल लिखा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये कहां पे प्लॉट होगा? ये प्लॉट होगा नॉर्थ से 30 डिग्री इधर। समझे बेटा? इस एंगल को मैं प्लॉट करके बताता हूं, सब लोग देखें जरा ध्यान से। मुझे इस एंगल को प्लॉट करना है। ये क्या है? मेरा नॉर्थ है। ये क्या है बेटा? मेरा ईस्ट है। उसने क्या बोला है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। किसका ईस्ट बेटा? नॉर्थ का। तो नॉर्थ से 30 डिग्री पर आपको ड्रॉ करना है वेक्टर को। कहां से? नॉर्थ से 30 डिग्री पर। सबको चमका एवरीवन? इधर जब आप ऊपर जाओगे, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा क्या आपका? तो हमें से ये क्या है आपका? ईस्ट है। ईस्ट के पास भी अपने दो रीजन है, एक ईस्ट का नॉर्थ और एक ईस्ट का साउथ। इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको हम बोलेंगे बेटा साउथ ऑफ ईस्ट। आई थिंक इतने में आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक दो एंगल्स जरा प्लॉट करके बता लेता हूं आप लोगों को, उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। एक और बढ़िया वाला एंगल लेते बच्चा अपन, और वो एंगल लेते, मान लीजिए मैंने बोला यहां पर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री क्या बोला? वेस्ट ऑफ साउथ। किसका? साउथ का वेस्ट बेटा। और एंगल कितना बोल दिया? 60 डिग्री। 60 डिग्री भाई 45 से आगे निकल जाओगे, 45 से आगे निकल जाओगे तो साउथ का वेस्ट ये है बेटा, और साउथ का ईस्ट ये है बेटा। तो वेस्ट ऑफ साउथ मतलब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं यहां अलग से ड्रॉ करके बताता हूं, अलग से ड्रॉ करके बताता हूं बेटा। इस साउथ से वेस्ट की तरफ
इस साउथ से वेस्ट की तरफ कितने एंगल पर बेटा? 60 डिग्री पर अपने को ड्रॉ करना है। यह वेक्टर कहां होना चाहिए? साउथ से 60 डिग्री पर, साउथ से 60 डिग्री पर होना चाहिए। ऐसे प्लॉट करते हैं। क्या यह बात सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आइए जरा यहां पर जल्दी से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, एक पर्सन है, अ पर्सन जो क्या करेगा बेटा? अ पर्सन मूव्स, ठीक है, अ पर्सन मूव्स 20 मीटर ईस्ट देन 30 मीटर, ठीक है बेटा, इसको ऐसे कर लेते हैं, 30 मीटर ईस्ट एंड देन 20 मीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, कितना गया? 30, फिर यहां पर उसके बाद वो गया बेटा 30√2 मीटर, ठीक है, 30√2 मीटर, और वो पहुंचा है कहां पर? इसे सुनिए, वो पहुंचा है अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कहां पे बेटा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आपको पूछा है फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा? यह है लैंग्वेज का क्वेश्चन। एक व्यक्ति कितना मीटर? 30 मीटर। कहां चला? ईस्ट में। लिख लो यहां पर 30 मीटर। फिर वही व्यक्ति 20 मीटर कहां चला? नॉर्थ में। लिख लो यहां पर 20 मीटर नॉर्थ में। एवरीबॉडी, फिर आपको बोल दिया गया बेटा कि वो व्यक्ति अब आपका जो है कहां गया है? कहां गया है बेटा? नॉर्थ वेस्ट में। कितना? 30√2। मतलब कि वो यहां से 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, बराबर बात है बेटा। वो वैल्यू कितनी होगी? 30√2। एवरीवन, अब जो मैंने अभी आपको सिखाया उसके बेसिस पर इस 30√2 का एक कंपोनेंट होगा जो कि ऊपर की तरफ दिखेगा, वैल्यू जिसकी होगी 30√2 cos 45। तो बेटा cos 45 1/√2 होगा, आंसर आएगा 30 मीटर। एवरीवन, और ये जो 30√2 है इसका भी वैल्यू कितना होगा बेटा? इसका भी वैल्यू होगा 30√2 sin 45 बोलो या cos 45, एक ही बात है बेटा। तो दिस वैल्यू ऑल्सो कम्स टू 30 मीटर। एवरीवन, अब चैंपियन जैसा हमने सीखा था उस लॉजिक के हिसाब से हमें इसे रीड्रॉ करना है वापस से। चाहो तो रीड्रॉ करके करो या डायरेक्ट कर दो, अब मर्जी आपकी। तो रीड्रॉ जब करेंगे सर तो इस पॉइंट पे हमें समझ में आया 30 लेफ्ट में है और 30 राइट में है। ये दोनों 30 एक दूसरे को कैंसिल कर गए। ये वाला 20 और ये वाला 30 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका फाइनल जवाब आएगा 30 + 20 मिलकर के 50 मीटर होगा। और ये होगा बेटा ड्यू नॉर्थ, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ, इसलिए इसे ड्यू नॉर्थ लिखा जाएगा। क्या यहां तक सबको समझ आया? एकदम छोटी छोटी बेसिक बातों को समझा बेटा। तो आपको समझ आ रहा है, कंपोनेंट मेथड्स क्लियर हुआ, आपको समझ आ रहा है कि अगर आई जे के फॉर्म्स में गिवन हो तो कैसे आपको उसे ऐड करना है, ये क्लैरिटी भी आपको आ गई। एवरीवन, इज इट ओके? आइए आगे बढ़ते हैं चैंपियंस, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेथड नंबर 3 जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड। मेथड होगा कौन सा बेटा? यहां पर मेथड होगा आपका 3 जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, और एनालिटिकल मेथड में यहां पर बेटा पहले 4 यहां पर हम बात करेंगे बेटा 2 वेक्टर्स ओनली। किसके लिए बात करेंगे? हम केवल 2 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। 2 वेक्टर्स में पहला जो लॉ है बेटा यहां पर उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? तो मैं बोल रहा हूं, आप अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं बेटा। व्हेन 2 वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर, ठीक है, देन द थर्ड वेक्टर विच इज इन द रिवर्स ऑर्डर
and closing side of the triangle will be the resultant of the given vectors। मैं बना के समझाता हूं जो मैंने अभी बोला। मान लीजिए एक वेक्टर है आपके पास यहां पे बेटा, वो वेक्टर है आपका वेक्टर ए। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है उसे समझिए। सेम ऑर्डर का मतलब है एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल शुरू होगा। एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल शुरू होगा, तो हम लिखेंगे इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर। इज दैट क्लियर? मैं ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल थीटा। तो ये दोनों वेक्टर ए और बी कैसे कहे जाएंगे बेटा? सेम ऑर्डर में, एंड दे रिप्रेजेंट ओपन पॉलीगन, ओपन ट्राइंगल बेटा। तीसरा एक वेक्टर लेना पड़ेगा जिसको हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। कैसे लेंगे बेटा? रिवर्स ऑर्डर में। यहां से शुरू किया और यहां पे लाकर कनेक्ट किया। इस वेक्टर को हम बोलेंगे इसका रिजल्टेंट वेक्टर। सो whenever two vectors are arranged in same order, a third vector which is in the reverse order and forming a closing side of a triangle will be resultant of two given vectors. So R vector is equals to vector A plus vector B. Understood? कैलकुलेशन कैसे होगी आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं बेटा। कैलकुलेशन जब आप करने बैठोगे तो ये जो b है इसके दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं। इस b का एक कंपोनेंट हमें नजर आएगा ये b cos थीटा और एक कंपोनेंट नजर आएगा ये b sin थीटा। क्या यहां पर ये वाला एक ट्राइंगल राइट एंगल नहीं बन गया बेटा विद दिस एंगल 90? ये वाला एंगल क्या हो गया आपका 90, ये b sin थीटा और ये वैल्यू a प्लस ये b cos थीटा, उसका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। तो जब आप यहां पर लिखोगे r, तो इस r को लिखा जाएगा बेटा, है ना, r का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, ये हो जाएगा a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस होगा बेटा यहां पे b sin थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इस a प्लस बी cos थीटा को ओपन करोगे ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, साथ में आएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा 2ab cos थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया बेटा मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, साथ ही साथ यहां पर ये आ जाएगा b स्क्वायर, साथ में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। एवरीवन, अब हम लिखेंगे बेटा a स्क्वायर एज इट इज, यहां से b स्क्वायर और यहां से b स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां पर आंसर आ जाएगा प्लस क्या बेटा आपका b स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा 2ab cos थीटा, ये आ रहा है r स्क्वायर का वैल्यू। तो फाइनली इस r का अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे बच्चों तो उसका आंसर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इज दैट क्लियर? क्या ये बात भी सबको क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। सर दिस वेक्टर का रिजल्टेंट जो यहां पर आपने कैलकुलेट किया, ये जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज इंक्लाइंड एट व्हाट एंगल विथ ए, एट व्हाट एंगल विथ ए। तो इस अल्फा को निकालने के लिए बेटा ये b sin थीटा परपेंडिकुलर होगा और ये a प्लस बी cos थीटा पूरा बेस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा, जहां पर अल्फा होगा एंगल मेड बाय, जहां पर अल्फा होगा बेटा एंगल मेड बाय हूं आर वेक्टर। किसके साथ बना रहा है ये? विथ वेक्टर ए। किसके साथ बना रहा है बेटा? विथ वेक्टर ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर है बेटा? ये है पूरा का पूरा आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका सेकंड वर्जन जो बिल्कुल सेम टू सेम है उसको हम बोलते बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते बेटा उसे हम? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये क्या बोलता है? यदि कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम लाइक दिस, जैसे कि डायग्राम में बनाए हुए हैं बेटा,
हैविंग एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू थीटा। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा और वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें ए के पैरेलल यहां पर बी के हेड से एक लाइन बनानी है और ए के हेड से बी के पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो हमें मिल जाएगा एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हो सकते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। A diagonal which is starting from the common tail of the vectors beta will represent resultant of given vectors. Will represent resultant of given vector. This is R. Resultant of vector A and B. Resultant of vector A and B inclined at an angle alpha with A and inclined at an angle beta with B. बच्चों, दोनों का डिफाइन करने का तरीका अपना अलग अलग है, लेकिन दोनों का कहने का तरीका, दोनों का वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट सेम आएगा। देखिए जरा चेक करते हैं, तो यहां पे भी आर का वैल्यू सेम होगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर। ठीक है, साथ ही साथ कितना एंगल वो बनाएगा ए के साथ, तो tan अल्फा इज इक्वल टू यहां पर होगा बेटा b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। क्या ये बात भी सबको क्लियर हो रही है? ये है हमारे दोनों सेम टू सेम फॉर्मूलाज। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो नोट पॉइंट करके आपको समझाते हैं, जो बहुत जरूरी है। पहला नोट पॉइंट तो क्या है? एंगल थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और टू फाइंड गिवन एंगल, थीटा की वैल्यू लेनी क्या है यहां पर, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। ए एंड बी कैसे होने चाहिए बेटा? ए एंड बी मैं मस्ट लिख रहा हूं, मस्ट बी जॉइंड टेल टू टेल, या तो दोनों कैसे ज्वाइन होने चाहिए? टेल टू टेल, या फिर दोनों ज्वाइन होने चाहिए बेटा हेड टू हेड। अब समझते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे वैल्यू निकलेगी और क्या तरीका सही होगा। क्लियर है? आइए दोस्तों, अगर एक वेक्टर है यहां पर ऐसा और दूसरा वेक्टर है ऐसा, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, यहां पर मैंने बोला ये एंगल है 30 डिग्री, तो यहां पर आप बोलोगे थीटा 30 डिग्री सही है, क्योंकि दोनों कैसे ज्वाइन है? टेल टू टेल। दोनों वेक्टर्स की टेल एक जगह पर मिल रही है, बोलो हां कि ना। या फिर ऐसे बोलो कि सर एक वेक्टर है मेरे पास, ये रहा ए, और दूसरा वेक्टर है ये रहा बी, और दोनों का हेड सेम जगह पर मिल रहा है और फिर उनके बीच का एंगल दिया है 60। तो यहां पे थीटा का वैल्यू अगर मैं बोलूं 60 डिग्री तो वो भी सही होगा। लेकिन अब सुनिए जरा बात को ध्यान से, अगर एक वेक्टर हो आपके पास ऐसा जो कि दिया हो बेटा वेक्टर ए, और एक वेक्टर दिया हो ऐसा जो कि दिया हो बेटा वेक्टर बी, और अब इनके बीच में एंगल लिखा हो 60 डिग्री। अब यहां पर एक वेक्टर का क्या हो गया? एक वेक्टर का हो गया बेटा यहां पर, एक वेक्टर का हो गया हेड और दूसरे वेक्टर का हो गया बेटा टेल। ये हो गया टेल टू हेड कॉम्बिनेशन। तो जब टेल टू हेड कॉम्बिनेशन में एंगल क्या दिया है? 60। अब यहां पर अगर किसी बच्चे ने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ले ली तो वो गलत हो जाएगा। फिर लेनी क्या होगी बेटा? तो वैल्यू 60 ना हो करके क्या होगी उसे सुनिए, वैल्यू 60 ना हो करके ए को थोड़ा सा आप ऐसे एक्सटेंड करके देखें, वो करेक्ट आंसर होगा। ये इसकी वैल्यू होगी 180 माइनस 60 यानी कि 120। या तो ये हो सकता था या फिर ये एंगल हो सकता था ये वाला। बोलो यस और नो। अब इसकी जब आप बात करोगे 180 प्लस 60 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? 240। दोनों में से कौन सा थीटा सही होगा? 120 वाला या 240 वाला? तो जवाब है बेटा 120 वाला सही होगा, क्योंकि हमें मिनिमम एंगल लेना है। क्या लेना है बेटा?
मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल लेना है। क्या यहां पर इन तीनों डायग्राम से आपको यह समझ आया कि दो वेक्टर्स के बीच में कैसे एंगल को डिसाइड किया जाता है? एवरीवन, यहां तक अगर सबको क्लैरिटी है तो आगे बढ़ जाए बेटा। एवरीवन, चलिए आइए जरा अगला जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है उसे समझिए। नोट पॉइंट नंबर 2 बेटा। नोट पॉइंट नंबर 2 में जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा झुकेगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा रिजल्टेंट आर उसकी तरफ क्या करेगा बेटा, उसकी तरफ झुकेगा, है ना। वो पुष्पा वाली कहानी नहीं है कि झुकेगा नहीं, है ना। यहां पे वेक्टर का रिजल्टेंट उसकी तरफ झुकेगा जिसका वैल्यू बड़ा होगा। मान लीजिए कि यहां पर आपका रिजल्टेंट है आर मैक्स अल्फा विथ ए एवरीवन, अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ किसके साथ बेटा, बीटा विथ बी। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, सुनिएगा, अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी से तो अल्फा होगा छोटा बीटा से। अगर ए का मैग्नीट्यूड छोटा है बी से तो अल्फा बड़ा होगा बीटा से। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा झुकेगा, मतलब वो एंगल कम बनाएगा। अगर ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल हो जाएंगे तब आपका अल्फा बीटा इक्वल होगा। ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने समझा बेटा। अब तीसरी बहुत गहरी बात करते हैं, उसे समझिए। और तीसरा जो नोट पॉइंट है वो पहले मैं सब्ट्रैक्शन पढ़ा देता हूं, उसके बाद वो तीसरा नोट पॉइंट लिखूंगा तो उसका मजा बहुत बढ़िया आएगा बेटा। ठीक है एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? या चलो एक काम करते हैं, आपको बता ही देते हैं तीसरा नोट पॉइंट भी यहीं पर, फिर आपको सब्ट्रैक्शन की तरफ लेकर चलते हैं। तो यहां पर अगर एंगल थीटा की वैल्यू हुई बेटा 0, मतलब वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हुए, उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अंडर द रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा 2ab, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो यहां पे जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट में क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, और ये वैल्यू होगी मैक्सिमम। कोई भी रिजल्टेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी रिजल्टेंट इससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 180, मतलब ए वेक्टर क्या हो जाए बेटा, एंटी पैरेलल टू बी हो जाए, उस कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी। और जब कॉस थीटा मेरा -1 हो गया तो ये जो आर का फॉर्मूला है बेटा उसमें वैल्यू पटको। जैसे ही वैल्यू रखोगे यू विल गेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहां पे प्लस 2ab, लेकिन कॉस थीटा की जगह माइनस। तो फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बाहर निकलेगा a माइनस बी। आई एम कंसिडरिंग कि a बड़ा है, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करके लिखेंगे। तो मैंने यहां पर मान के रखा है कि a बड़ा है, इसलिए मैंने लिख दिया बेटा a माइनस बी। और ये जो आपने r की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू होगी मिनिमम, इससे कम पॉसिबल नहीं है, नॉट लेस देन दिस। तो जब वेक्टर का पहला लेक्चर था कल और मैं लिख रहा था कि दो वेक्टर को जोड़ने के लिए एक स्पेशल रूल यूज करना पड़ेगा, वही ये स्पेशल रूल है बेटा। अगर अलग अलग एंगल पर वेक्टर्स हैं तो उनके अलग अलग आंसर्स निकल कर आएंगे, और ये कारण यहां पर आपको दिख रहा है। थीटा 0 पर है मैक्सिमम और थीटा 180 पर है बेटा मिनिमम। इसीलिए यहां पर इस नोट पॉइंट का एक्सटेंशन नोट पॉइंट नंबर 4, एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा आपका रिजल्टेंट आर डिक्रीज होगा बेटा। रिजल्टेंट आर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या यह बात भी सबको चमक गई?
जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रिजल्टेंट क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। ओके बच्चे, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने दिया कि एक फोर्स है F1 जिसकी वैल्यू कितनी बेटा, मान लीजिए 2 न्यूटन, एक फोर्स है F2 जिसकी वैल्यू कितनी बेटा, 5 न्यूटन। तो यहां पर F क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर F कैन बी, तो हम लिखेंगे सर F कैन बी एनीथिंग। F कैन बी क्या हो सकता है बेटा, एनीथिंग बिटवीन कौन सा बेटा, 5 - 2 यानी कि उत्तर 3। एंड अगला बेटा कौन सा, अगला हम बोलेंगे सर 5 + 2 यानी कि 7। यानी कि यहां पर ये F होगा मोर देन और इक्वल टू 3 न्यूटन, लेस देन और इक्वल टू 7 न्यूटन। क्या ये क्लैरिटी आ गई सबको कि ये जो फोर्स है ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर या उससे बड़ा, इन दोनों के एडिशन के बराबर या उससे छोटा। अगर मैंने आपको यहां पर दो फोर्सेस लिखे, मान लीजिए F1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड मैंने लिख दिया बेटा F2 इज इक्वल टू से 3 न्यूटन, और मैं बोलूं क्या F नेट की वैल्यू यहां पर 1 न्यूटन पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल? अब आप सब लोग वीडियो को पॉज करो, सोचो, दिमाग लगाओ और आंसर करो। इज इट पॉसिबल? इसका जवाब आएगा चैंपियंस, इसका जवाब आएगा कि यहां पर अगर आप F नेट की बात कर रहे हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर इस क्वेश्चन का जो F नेट है वो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3 - 1 2 से तो बड़ा ही होगा, और इन दोनों के सम टोटल यानी कि 4 से बराबर या छोटा होगा। लेकिन 1 न्यूटन तो कहां आ गया, 2 से छोटा। तो हम बोलेंगे इज इट पॉसिबल, तो जवाब होगा बिग नो। अंडरस्टूड? नो मीन्स नो। समझ गए एवरीवन? और अगर 3 और 1 दोनों को जोड़ दोगे तो वो वैल्यू 4 आ रही है। क्या यहां पर F नेट 5 हो सकता है? तब भी जवाब होगा नो। क्लियर है? 2 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू संभव है। इस तरह से आपको सोचना है, तब जाकर आपके हाथ में सही वैल्यूज लगेंगी बेटा। ठीक है, समझ आया? ये वाला नोट पॉइंट भी क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। अब ये जो आपने देखा बेटा नोट पॉइंट, इसी में एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए और जरा बताते हैं, फिर उस पर आगे चलते हैं। इसी में एक कंडीशन आ जाएगी, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई, 90 डिग्री होगा मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा। ये तब होगा जब दो गिवन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एंड दिस विल बी द वैल्यू। ठीक है बेटा? जब दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो आंसर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चमका यहां तक सब लोगों को? अब आगे आइए, यहां पर जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट कहानी पर चलते बेटा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कहानी पर, और उस नेक्स्ट कहानी को हम थोड़ा सा समझते हैं। आइए, वो नेक्स्ट कहानी होगी सबट्रैक्शन। क्या लिखेंगे बेटा अपन यहां पर, सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। इट इज वेरी इजी, लेकिन अब देखना मजेदार बात है कि कैसे अपन करेंगे इसको। ठीक है, मान लीजिए एक वेक्टर है मेरे पास A, और उस वेक्टर में से मुझे एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है बेटा B, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे चाहिए A माइनस B का वैल्यू क्या होगा। अब आप सब लोग सुनिए, देखिए और समझिए कि इस a माइनस बी को लिखा क्या जा सकता है। लिखा जा सकता है a, मैं लिखूंगा प्लस, और b को रिवर्स करके अगर लिख दूं तो चलेगा बेटा, a प्लस माइनस बी। यही तो है a माइनस बी। जब इस प्लस माइनस का अंदर इंटू होगा वापस से यही आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? और किसी वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा देने का मतलब है सर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रखना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या करनी है, रिवर्स। देखो ये माइनस बी नहीं हो गया क्या? अब अगर इनके बीच का एंगल थीटा है
तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहां पर हम फिर से पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे बेटा। सो वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो वैल्यू है यहां पर, इसको हम क्या कहेंगे, यहां से शुरू होगा यहां खत्म होगा, एंड दिस इज योर डिफरेंस डी, है ना। सब्ट्रैक्शन है ना बेटा, तो सब्ट्रैक्शन को मैं एस भी बोल सकता हूं या सब्ट्रैक्शन को मैं डी भी बोल सकता हूं बेटा, क्योंकि रिजल्टेंट को मैंने आर कहा है तो यहां पर मैं सब्ट्रैक्शन को डी कहूंगा ताकि इसे डिफरेंस की तरह देखा जाए, आपको समझ आए। समटाइम्स क्वेश्चन में एस होगा, एस के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको इसे समझना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे बस यहां पर फॉर्मूला पहले से ही पता है, आर है ना, आर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा डी, और मैं लिखूंगा अंडर द रूट ऑफ, वैल्यू लिखते बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, बस एंगल क्या लेना है, एंगल लेना है 180 माइनस थीटा, क्योंकि मैं किसका रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं ए प्लस माइनस बी का। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है बेटा 180 माइनस थीटा, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर cos 180 माइनस थीटा। जब वैल्यू लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात, सर यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस आएगा बी स्क्वायर माइनस होगा 2ab cos थीटा। क्योंकि अब फिर ट्रिग्नोमेट्री भूल गए होंगे तुम लोग, है ना। अब वो क्या करें, क्या करें, आदत से मजबूर है कहानी सर, ट्रिगोमेट्री है ना। आज देख रहे हो गायब होने की टेक्निक आ गया आज अपने पास, है ना। गायब हो सकते हैं अपन कहीं से भी, और गायब होके फिर कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। सो यहां पे cos ऑफ 180 माइनस थीटा जो है उसको लिखा जाएगा माइनस का cos थीटा। क्या लिखा जाएगा चैंपियन, माइनस का cos थीटा। तो जब आप यहां पर cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिखोगे तो यहां वैल्यू में माइनस साइन आ जाएगा बेटा। सिमिलरली जब आप यहां पर लिखोगे बेटा ये वाला जो एंगल है, लेट्स से इस एंगल को आप क्या लिखोगे अल्फा, तो लिखोगे बेटा फॉर्मूले में tan अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर लिखना है b, साथ में लिखना है साइन, लेकिन एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा। नीचे क्या लिखोगे बेटा a प्लस क्या लिखोगे b, और cos के साथ एंगल क्या लिखोगे 180 माइनस थीटा। यहां पर ये जो tan अल्फा है इसमें आ जाएगा बेटा b साइन थीटा ऊपर में, और नीचे में आ जाएगा बेटा a माइनस बी कॉस थीटा। भैया ये ऐसे कैसे हो गया, अब इसको सुनो। ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव साइन थीटा ही होगी, इसलिए ऊपर b 180 माइनस साइन थीटा का आंसर भी क्या हो गया बेटा b साइन थीटा हो गया। तो हमें यहां पर ये डिफरेंस का फॉर्मूला और ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा, इसे ढंग से समझकर चलना पड़ेगा। क्लियर है सबको एवरीवन, एनी प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन? नहीं जी, आगे बढ़े। चलिए आइए जरा, अब आपको पता पड़ गया, क्या पता पड़ गया भैया, हमको पता पड़ गया cos a का वैल्यू भी, मतलब सॉरी हमें रिजल्टेंट का पता भी पड़ गया, और हमें पता पड़ गया किसका बेटा सब्ट्रैक्शन का भी। रिजल्टेंट भी पता पड़ गया, सब्ट्रैक्शन भी पता पड़ गया, मतलब हमें पता पड़ गया है दोनों चीजें। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों अगर पता पड़ गए, अब इनसे रिलेटेड आपको एक दो बातें बता देते हैं नोट पॉइंट करके, उसे आप ध्यान रखेंगे। फिर एक टेबल बताएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा ध्यान से सब लोग। तो बच्चों नोट पॉइंट आपका जो भी नंबर चल रहा था, वी वर टॉकिंग अबाउट नोट पॉइंट नंबर 4, अब हम बात करेंगे सर यहां पे नोट पॉइंट नंबर 5 में। नोट पॉइंट नंबर 5 में देखो, अगर थीटा की वैल्यू आपने 0 कर दी तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1, जिससे आर की वैल्यू तो आ गई थी a प्लस बी, लेकिन डी की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। क्या आ जाएगी बेटा a माइनस बी। और अगर आपने थीटा का वैल्यू 180 किया तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 आएगा, इससे r का वैल्यू a माइनस बी आएगा, लेकिन d का वैल्यू a प्लस बी आएगा। अब कहानी यूं हो रही है कि थीटा के बढ़ने पर
थीटा अगर इंक्रीज होगा तो रिजल्टेंट आपका डिक्रीज होगा, बट जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है बेटा वो इंक्रीज होगा। तो ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक जी एवरीवन, नोट पॉइंट नंबर 6 बेटा, ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 6 सब लोग ध्यान से देखेंगे। अगर थीटा का वैल्यू 90 किया तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चाहे तुम r लिखो, चाहे तुम r लिखो, वो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और बेटा जी वो क्या हो जाएगा, d का वैल्यू भी वो हो जाएगा यहां पर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर दो वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर आपस में कैसे बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका रिजल्टेंट और डिफरेंस दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, नोट पॉइंट नंबर 7, ये सब सवाल है बेटा, ये सब सवाल है, ये पढ़ाने के तरीके में आपको आ रहा है कि एक एक चीज को बुलेट पॉइंट्स बना के समझा दिया भैया ने। अब अगर a का वेक्टर इज इक्वल टू, या a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और साथ ही साथ उनका थीटा कितना हो जाए बेटा, 90 डिग्री हो जाए, साथ ही साथ उनका थीटा क्या हो जाए बेटा, 90 डिग्री हो जाए, तो ये याद रखिएगा कि दो वेक्टर अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो r इज इक्वल टू डी भी होगा और साथ ही साथ r परपेंडिकुलर टू डी भी होगा। ठीक है बेटा, एवरीवन क्लियर है? ये 7 नोट पॉइंट आप जो है ध्यान रखिएगा, इससे आपको नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। अगर ये याद है तो मेरा दावा है आपसे, वेक्टर्स के क्वेश्चंस में आप फंसेंगे नहीं, आप यूं करके बाहर निकल आएंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं बहुत ही बढ़िया एक टेबल। ठीक है, आर का हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, आर का हमारे पास एक फॉर्मूला है, और आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला है सर अंडर द रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एवरीवन, थीटा की अलग अलग वैल्यूज पर हम चेक करेंगे कि ये आंसर क्या होगा बेटा। ठीक है, तो मैं सारी वैल्यूज यहां पर आपके लिए बना लेता हूं पहले ही। कौन कौन से थीटाज मुझे चाहिए, मुझे चाहिए थीटा इज इक्वल टू 0, मुझे चाहिए बेटा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मुझे चाहिए बेटा यहां पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मुझे चाहिए बेटा यहां पर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और मुझे चाहिए बेटा फिर लास्ट में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक ऐसी टेबल है जिसको अगर आपने याद रखा तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में बड़े बड़े सवालों को ऐसे 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते बेटा। ये बहुत काम की चीज है, बार बार कह रहा हूं मैं आप सब लोगों से। ठीक है, चलिए इसमें बच्चों अगर यहां पर a इज इक्वल टू बी हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, b हो जाए। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है बेटा मेरे पास यहां पर 2ab, साथ में क्या है cos थीटा। अगर मेरी थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो मेरा cos थीटा 1 होगा, और cos थीटा 1 होगा तो r कितना हो जाएगा बेटा, r हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहां पर कितना, तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2ab। बोलो यस और नो। लेकिन मुझे ये तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, एक मिनट रुकिए जरा, ये तो हमारा ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हो ही चुका है बेटा, ये दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। हम बस एक स्पेशल केस बना लेते हैं जहां पर a और b दोनों इक्वल हो जाए, और वो इक्वल होकर के f हो सकते हैं, a हो सकते हैं, v हो सकते हैं, t हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी वैल्यू, लेकिन दैट इज इक्वल टू f। तो फिर यहां पर आप r को कैसे लिखोगे, तो अंडर द रूट ऑफ a की जगह पर f स्क्वायर, b की जगह पर f स्क्वायर प्लस 2, दोनों a और b की जगह पर f, और साथ में बेटा cos थीटा। यहां से f स्क्वायर बाहर आ जाएगा बेटा, यहां का भी f स्क्वायर, तो बाहर आ गया f, अंदर बचा यहां का 1 + 1 2, और यहां का 2 बाहर ले लिया, 1 + cos थीटा। और चैंपियंस ये जो वैल्यू है यहां पर अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा, 1 + cos थीटा को ट्रिगोनोमेट्री से हम लिख सकते हैं
टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जिससे रिजल्टेंट की वैल्यू 2 बाहर आके हो जाएगा 2f, और साथ में हो जाएगा यहां पर कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमें ध्यान होना चाहिए। इफ टू गिवन वेक्टर्स आर इक्वल, नोट पॉइंट नंबर 9 बेटा, ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 9। एंड यहीं पर मैं डिफरेंस की वैल्यू भी लिख देता हूं, d इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2f साइन थीटा बाई 2। यहां पर प्लीज आप इसे याद रखें। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट होगा 2f cos थीटा बाई 2 और उनका डिफरेंस होगा 2f साइन थीटा बाई 2। डिफरेंस में साइन आएगा और रिजल्ट में कॉस आएगा। डायरेक्ट सवाल आते बेटा, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है एवरीवन। चलिए अब मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर a और b इक्वल है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, a और b अगर इक्वल है तो r का वैल्यू हो जाएगा 2f cos थीटा बाई 2। एंड डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है बेटा। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा एवरीवन। एंड फाइनली अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू f हो जाए तो यहां पर d क्या हो जाएगा आपका 2f साइन थीटा बाई 2। तो जब थीटा 0 होगा बेटा, जब थीटा क्या होगा 0 होगा, तो इक्वल वेक्टर के लिए, किसके लिए बेटा, फॉर इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। मैं जो भी बात कर रहा हूं, जो भी मैं रिजल्टेंट की वैल्यूज डाल रहा हूं बेटा, आप यहां पर देखिए, मैं इसके लिए एक काम करता हूं ना, वैल्यू ऐसे लिख देता हूं, यहां पे r जो होगा वो होगा अंडर द रूट ऑफ, या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका a प्लस बी, और अगर इक्वल वेक्टर है तो r क्या हो जाएगा बेटा, r हो जाएगा यहां पर इक्वल टू 2f। ओके 60 डिग्री पर यही रिजल्टेंट r हो जाएगा बेटा अंडर द रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस बेटा ab, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहां पर cos थीटा 1 होगा, यहां पर cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, cos 120 की वैल्यू बेटा, cos 120 90 प्लस 30 और वो माइनस साइन 30 होगा, इसलिए माइनस 1/2, और cos 180 की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं बेटा -1 होगी। तो इस टेबल को मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूं बेटा, ठीक है, आप लोग वैल्यूज पुट कर करके चेक करिएगा, लेकिन ये टेबल आपको याद रखनी चाहिए। यहां पे जो रिजल्टेंट होगा वो √3f होगा, यहां 90 डिग्री पर जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो √2f होगा, 120 डिग्री पर रिजल्टेंट f के बराबर होगा, और फाइनली 180 डिग्री पर रिजल्टेंट 0 होगा। वेरेज अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो 0 डिग्री पर 0 होगा बेटा, लेकिन जब आप 60 डिग्री पर जाएंगे तो वो आंसर f हो जाएगा। जब आप जाएंगे बेटा 190 डिग्री पर तो आंसर हो जाएगा सेम √2 टाइम्स ऑफ f, √2 टाइम्स ऑफ f। 120 डिग्री पर जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू √3f हो जाएगी, और 180 डिग्री पर फाइनल उसका आंसर 2f हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिए, तो हमें इस पूरी टेबल से ये आपको याद करनी है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये टेबल अगर आप याद करेंगे, मैं कल भी इसको जब अगला लेक्चर लूंगा तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के पहले, प्रैक्टिस के पहले इस टेबल को एक क्विक रिकैप करा दूंगा। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। आप वैल्यूज पुट करें, आपको आंसर आ जाएंगे। इसमें आप थीटा की जगह 0 रखें, ये आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह इसमें 60 रखें, ये आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह 90 रखें, ये आंसर आ जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग। बट आपको एक बात समझ में आ रही है सर, इस टेबल में मैं थोड़ा सा गायब होता हूं ताकि आपको समझ आएगा बेटा। इस टेबल में समझ आ रही है कि जैसे जैसे थीटा मेरा बढ़ रहा है, रिजल्टेंट देखो कम हो रहा है, लेकिन डिफरेंस देखो बढ़ रहा है। और यह भी पॉसिबल है बेटा कि किन्हीं दो वेक्टर का रिजल्टेंट कम हो लेकिन डिफरेंस ज्यादा हो बेटा। दिस इज पॉसिबल कि रिजल्टेंट की वैल्यू कम लेकिन डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा, और वो तब पॉसिबल होगा जब एंगल होगा मोर देन 90, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल पर आपका डिफरेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यहां तक सारी कहानी सबको क्लियर हुई, सबको समझ आई एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। अब आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, ठीक है? और कल आपसे जब मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे वेक्टर में एडिशन में अगर मोर देन 2 वेक्टर्स हो, मतलब हमें पैरेललोग्राम लॉ जब काम नहीं आएगा,
ट्रायंगल लॉ जब काम नहीं आएगा, हम किस लॉ को यूज करेंगे और उस लॉ का क्या नाम होगा, ये कल हम आपको बताएंगे बेटा। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कल पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। मजा आया होगा आपको। एक प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को भेज रखा है ऑलरेडी बेटा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर। बेसिक सवाल होते हैं। देखो बेसिक मैथ्स में बहुत ज्यादा पहलवानी नहीं दिखाने का, उतने क्वेश्चंस करने जितने से आपका काम बढ़िया बन जाए। इसकी वेक्टर की जरूर एक प्रैक्टिस सेशन में अलग से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा और उसमें मैं आपको सारे अच्छे सवाल एक साथ करा दूंगा बेटा, ठीक है, डन है। तो मेरी तरफ से इतना ही। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। काफी मजा आया होगा आप लोगों को आज के सेशन में। सो कमेंट करिए कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेधावी की सीरीज है, शून्य से शिखर तक यूं ही चलती रहेगी, आपको हीरो बनाती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।